कैसे हैं बच्चों। उम्मीद है आप लोग इस लॉकडाउन में ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी विद्यालय खोलना संभव नहीं है, इसलिए पठन पाठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सीके कैरियर एकेडमी आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जीव विज्ञान विषय के आनुवंशिकी इकाई के वंशागत एवं विभिन्नताओं नामक अध्याय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यह अध्याय भी बहुत बड़ा है, काफ़ी चीज़ें इसमें हैं और समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विज्ञान विषय में आनुवंशिकता बहुत ही अहम रोल निभाता है। इसलिए हम लोग इसको कई भागों में लेकर के आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आनुवंशिक विशेषक या वंशागत लक्षणों के बारे में। तो क्या होता है आनुवंशिक विशेषक या वंशागत लक्षण, आइए जानते हैं। सभी प्रकार के जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण आनुवंशिक लक्षण या वंशागत विशेषक कहलाते हैं। अब बात करते हैं वंशागति या आनुवंशिकता की। तो इसमें है आनुवंशिक विशेषकों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को वंशागति या आनुवंशिकता कहते हैं। अब बात करते हैं आनुवंशिक विज्ञान की परिभाषा की, या इस विज्ञान की इस शाखा में किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों में आनुवंशिकता तथा आनुवंशिक समानताओं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। अर्थात इसमें हम आनुवंशिकता और आनुवंशिक समानताओं एवं विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, परंतु ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम आनुवंशिकी के कुछ नियमों का प्रतिपादन किया था, जबकि कुछ लोग ग्रेगर जॉन मेंडल को ही आधुनिक आनुवंशिकी का भी जनक मानते हैं। मेंडल ने कभी भी अपने प्रयोगों में जीन शब्द का प्रयोग नहीं किया था। उन्होंने आनुवंशिक एककों के रूप में व्याख्या की थी, परंतु जॉनसन ने ही सन 1909 ईस्वी में सर्वप्रथम आनुवंशिक एककों के लिए जीन शब्द का प्रयोग किया था। अब बात करते हैं विभिन्नताओं के बारे में। तो यह सर्वविदित है कि कुछ लक्षणों में समान होते हुए भी एक माता पिता की सभी संतानों में आपस में तथा अपने माता पिता से कुछ भिन्नताएं होती ही हैं। सगे भाई बहन में भी कुछ न कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार प्रत्येक जाति के सभी सदस्यों में आपस में कुछ न कुछ अंतर अवश्य होता है। समय बीतने के साथ इन्हीं विभिन्नताओं के संचित होने से एक जाति से उपजातियों का निर्माण होता है। जीवों में पाए जाने वाली इन्हीं विभिन्नताओं को हम विभिन्नताएं कहते हैं। ये विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं। पहला दैहिक विभिन्नताएं और दूसरा जर्मिनल विभिन्नताएं। अगर दैहिक विभिन्नताओं की बात करें तो दैहिक विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं, पालन पोषण, रहन सहन
शिक्षा, जलवायु आदि के प्रभाव से उत्पन्न अस्थायी विभिन्नताएं होती हैं, जबकि जर्मिनल विभिन्नताओं में जीवों के आनुवंशिक पदार्थ या जीनी संरचना में अंतर के कारण ये विकसित होती हैं। अब बात करते हैं मेंडल की सफलता के कारण। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि मेंडल ने ही सर्वप्रथम कुछ नियमों का प्रतिपादन किया था। ये नियम यूं ही नहीं उन्होंने प्रतिपादित किया था, बल्कि इसके लिए उन्होंने 8 वर्षों का कठिन परिश्रम किया था और प्रयोगों के द्वारा इस नियमों को सत्यापित किया था। मेंडल अपने प्रयोग में कैसे सफल हुए, उनके सफलता के क्या कारण थे, हम लोग इसमें इस चीज की व्याख्या करेंगे और जानेंगे कि उनकी सफलता के पीछे क्या कारण थे। मूल रूप से उनकी सफलता में 3 चीजों को सम्मिलित किया जाता है। एक तो उनकी कार्यविधि, दूसरा प्रयोग के लिए वस्तु का चयन और तीसरा वंशागत विशेषकों का चयन, लक्षणों का चयन। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यविधि के बारे में जानेंगे, किस तरीके का कार्य मेंडल ने किया। पहला पॉइंट है, मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। दूसरा, मेंडल ने अपने प्रयोगों को कई पीढ़ियों तक दोहराया और कई पीढ़ियों तक उसका अध्ययन किया। तीसरा पॉइंट है, उन्होंने अपने आंकड़ों में इकट्ठे किए गए अपने प्रयोग में इकट्ठे किए गए आंकड़ों का पूरा रिकॉर्ड रखा और उनका सावधानी पूर्वक विश्लेषण और अध्ययन किया। उन्होंने केवल ऐसे पौधों को चुना जो आनुवंशिक रूप से शुद्ध नस्ल के थे। इसकी पुष्टि उन्होंने आगे पीढ़ियों के पौधों से स्वपरागण परीक्षणों से की, जबकि उन्होंने शुद्ध लक्षण वाले पौधों को हमेशा वाटिका में अलग क्यारी में बोया, जिससे अन्य लक्षणों वाले पौधों में उसकी मिलने की संभावना न रहे। छठा पॉइंट, स्वपरागण की संभावना को समाप्त करने के लिए उन्होंने कुछ लंबे व कुछ बौने छोटे पौधों के पुंकेसर काट दिए। इस तरीके से मेंडल ने कुछ बुनियादी चीजों को अपने प्रयोग में शामिल किया। अब बात करते हैं प्रयोग के वस्तु का चयन। किस प्रकार का वस्तु उन्होंने चयन किया और उसके कौन कौन से विशिष्ट गुण थे। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर के पौधों का चयन किया। उद्यान मटर मतलब ग्राउंड पी, इसका वैज्ञानिक नाम पाइजम सटाइवम है। इसके कुछ विशेष गुण हैं, जैसे मटर का पौधा 1 वर्षीय पौधा है और इस पौधे की आयु मात्र 3 से 4 माह ही होती है। इसका क्या फायदा है? इससे इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन करना संभव हुआ। इस पौधे में नर व मादा जननांग एक ही पुष्प में होते थे, अतः यह उभयलिंगी पुष्प होते थे, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी इनमें शुद्धता बनी रहती थी। तीसरा पॉइंट है, पुष्प की संरचना ऐसी थी कि प्राकृतिक रूप से इसमें संकरण नहीं हो सकता था। इसमें हमेशा स्वपरागण होता था और शुद्ध नस्ल बनी रहती थी। चौथा पॉइंट कहता है कि स्वनिषेचन के कारण मटर के पौधे समयुग्मजी होते थे और हमेशा
शुद्ध नस्ल वाले बने रहते थे। कृत्रिम परपरागण द्वारा बने संकर पौधे जननक्षम होते थे। मेंडल जब प्रयोग कर रहे थे तो उन्होंने स्वपरागण को रोक करके परपरागण की क्रिया कराई थी और उस परपरागण के पश्चात बने संकर पौधों में जनन की क्षमता थी, वे वृद्धि करते थे। जबकि मटर के पौधों में बहुत से ऐसे लक्षण भी मिलते थे जो कि वे एक दूसरे के विपरीत होते थे, जिसकी व्याख्या हम लोग वंशागत विशेषकों के चयन वाले खंड में करने जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं वंशागत विशेषकों का चयन। तो यहाँ पर आप फिगर के रूप में देख सकते हैं कि मेंडल ने किस प्रकार के लक्षणों का अपने प्रयोग के द्वारा अध्ययन किया। तो मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण अर्थात एक दूसरे के विपरीत और तुलनात्मक रूप से दृश्य ये थे। इन्हें आसानी से देख करके लक्षण पहचान लिए जाते थे। सौभाग्य की बात थी कि ये सभी लक्षण प्रभावी व अप्रभावी थे। इसको तालिका के रूप में भी दिखाया गया है जिससे आप आसानी से समझ सकें। तो हम लोग देखते हैं, देखिए जैसे तने की लंबाई या तने की ऊंचाई है, तो कुछ पौधे ऐसे थे जिनके तने लंबे थे तो वो पेड़ लंबे होंगे, जबकि कुछ पौधे की तने की ऊंचाई कम थी तो वे बौने पौधे थे। तो इस तरीके से दो पौधों को देख करके आप आसानी से बता सकते थे कि कौन प्रभावी है और कौन अप्रभावी। इसी तरीके से पुष्पों की स्थिति थी। जो प्रभावी पेड़ के पुष्प थे वो अक्षीय होते थे, जबकि अप्रभावी लक्षण में अग्रस्त पुष्प की स्थिति होती थी। उसके पुष्प आगे की तरफ निकलते थे। चित्र में स्पष्ट किया गया है। पुष्पों के रंग को भी मेंडल ने अपने प्रयोग में शामिल किया और ये देखा कि बैंगनी रंग वाले पुष्प प्रभावी विशेषक थे, जबकि सफेद रंग वाले पुष्प वे अप्रभावी विशेषक के रूप में थे। फली का रूप और फली के रंग को भी उन्होंने सम्मिलित किया। फली के आकार की बात करें तो फूले हुए प्रभावी लक्षण थे, जबकि सिकुड़ी हुई फलियां वो अप्रभावी विशेषक के रूप में थे। उन फलियों के रंग के बारे में बात करें तो हरे रंग की जितनी फली थी वे सब प्रभावी विशेषक के रूप में थी, जबकि अप्रभावी विशेषक के रूप में पीले रंग वाली फलियां थीं। बीजों के लक्षण को भी उन्होंने अपने प्रयोग में शामिल किया और उसकी आकृति और रंग को लेकर के उन्होंने प्रयोग किए। जैसे बीज की आकृति में कुछ गोल बीज थे, वे आपके प्रभावी विशेषक थे, जबकि अप्रभावी विशेषक में झुर्रीदार बीज थे। चित्र में स्पष्ट है। बीजों के रंग की बात करें तो जो पीले रंग के बीज थे वे प्रभावी लक्षण वाले थे, जबकि हरे रंग के बीज वाले पौधे वे अप्रभावी विशेषकों के रूप में थे। इस तरीके से इन विपरीत लक्षणों को युग्म विकल्पी या एलेलोमॉर्फ कहते हैं। प्रत्येक युग्म के दोनों गुण, जैसे तने की ऊंचाई को लेकर के लंबा और बौना, ये एक दूसरे के युग्म विकल्पी हैं। पुष्पों के रंग की बात करेंगे तो बैंगनी रंग के पुष्प और सफेद रंग के पुष्प ये एक दूसरे के युग्म विकल्पी हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
धन्यवाद।